हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इसका जो OST ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहेगा वो सब बात करेंगे। चाहे आपका इंटरव्यू हो, क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो लोगों का डाउट है कि सर मेरा इतने नंबर आ रहे हैं, क्वालिफाई है या नहीं है, तो मैं आप लोग को बता दूं जिनके भी 100 नंबर आ रहे हैं या 100 से अबव आ रहे हैं वो सब क्वालिफाइड हैं। चाहे एपीएस में जो भी वैकेंसी आएगी, रेगुलर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, एडहॉक की हो, आप सभी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जिनके भी 100 नंबर से कम रह गया, जैसे कि किसी का 80 रह गया, 70 रह गया, 60 रह गया, तो वो लोग क्या करें? तो देखिए जब भी वैकेंसी आएगी तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप इनका जो नोटिफिकेशन पढ़िएगा, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि क्लियरिंग OST इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन इंटरव्यू। ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट मैंडेटरी नहीं है इंटरव्यू में अपियर होने के लिए। हाउ एवर आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू द कैंडिडेट मस्ट क्लियर द OST विद इन 1 ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग। मतलब ये होता है कि आपका सपोज कर लेते हैं कि बिना OST के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। आप किसी एपीएस में वैकेंसी आई, आप अप्लाई किए और आपको कॉल आ गया, आप इंटरव्यू में गए, आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो आपका ज्वाइनिंग होने के बाद 1 साल के अंदर में आपको OST वहाँ पे पास करना रहता है। पास करना बहुत इजी रहता है, 50% नंबर आना आता है, 100 नंबर आना आता है 200 में, तो ये रहता है इसमें। तो अब आपका डाउट ये क्लियर हो गया, जिनका नंबर कम है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। आप पढ़िएगा नोटिफिकेशन इस साल का। अब इसमें या हर साल, पिछले साल में भी देखिएगा तो वो भी लिखा गया है कि सभी साल में लिखा रहता है कि OST जरूरी नहीं है इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अब जो दिए हैं उनका बेनिफिट और नहीं दिए उनका बेनिफिट में ये होता है कि जो जिनके नंबर अच्छे रह गए और जो लोग इंटरव्यू, जो OST का स्कोर कार्ड है, तो उनका कॉल आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जिनका भी OST क्लियर है, सपोज किसी का 100, 110, 15, 20 जो भी नंबर है, तो जितना ज़्यादा नंबर है तो उन सब का जो प्रोफाइल, जैसे कि आपका जो शॉर्टलिस्ट वो जल्दी करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए पहले कॉल आ जाएगा। तो ये रहता है। अब जिनका ये है कि नहीं दिए हैं, तो वो डिपेंड करेगा वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है उस एपीएस में। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, किसी एपीएस में 10 सीट खाली है टीचर की और वहाँ पे मान लीजिए कि 15 या 20 ही कैंडिडेट अप्लाई किए, तो 99% चांस है जो OST नहीं भी दी है उनको भी वहाँ पे बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन वही है कि 10 सीटें हैं और वहाँ पे 100 कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि जो पहले OST दिए हुए हैं उनको पहले प्रेफरेंस में बुलाएंगे, जो नहीं दिए हैं उनका चांसेस कम हो जाता है, या इंटरव्यू के लिए वो लोग कॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और लास्ट ईयर ये नोटिफिकेशन देखिए तो उसमें 40% मार्क्स वाले, यानी 80 नंबर जिनके हैं और 100 से कम है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल थे। लेकिन इस साल का जो नोटिफिकेशन में 40% का क्राइटेरिया कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन लिखा है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, अब तो यही हुआ कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई करेंगे तो वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी इसकी जनरली नवंबर दिसंबर में जो रेगुलर वैकेंसी है CSB के थ्रू आती है, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आती है। और तो आपका जो वैकेंसी है नवंबर के से शुरू हो जाएगा, मतलब जहाँ तक मेरा उम्मीद है नवंबर दिसंबर ये सब वैकेंसी आएगी, और अलग अलग एपीएस में अलग अलग टाइम पे आते रहती है, वो अपना अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब इसका जो पता कैसे चलेगा, तो आपको उस जिस भी स्टेट से आप, तो वहाँ पे जो एपीएस होगा उसके वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना पड़ेगा। बाकी हमारे चैनल के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा, जो भी वैकेंसी आएगी तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कि आपको जो भी अपडेट कर दूँ यहाँ पे। जैसे जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं अपडेट आपको कर दूँगा। और इसके अलावा इसको अप्लाई कैसे करना होता है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए बस कुछ नहीं ज़्यादा, एक फॉर्म उसको डाउनलोड करना होता है और उस फॉर्म को फिल करना आता है। वो सब का वीडियो मैं बना रखा हूँ ऑलरेडी पिछले साल ही, तो वो भी आप देख सकते हैं और चैनल पे होगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। इसके अलावा उसमें क्या होता है कि आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होता है, जिसमें आपका 10, 12, बीएड, सीटेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है, मार्कशीट उसका, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, और एक इसमें आपसे क्या बोलते हैं वो लोग,
₹250 का डीडी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बोलते हैं, और कोई कोई एपीएस में ऑनलाइन पेमेंट भी कर देने के लिए बोलते हैं। जब फॉर्म के लिए आप अप्लाई कीजिएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक डीडी बनवाना पड़ेगा, और जो डीडी होगा वो नेशनलाइज बैंक से बोलते हैं बनवाने के लिए। जो भी गवर्नमेंट बैंक है जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका अगर अकाउंट नहीं है, आपका पर्सनली खुद का अकाउंट नहीं है, तो आप खुलवा लीजिए और एक चेकबुक वहाँ से ले लीजिए। चेकबुक नहीं इशू कराए होंगे, क्योंकि बाद में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा तो उसमें चेकबुक के बिना नहीं बन पाता डीडी। पहले ये था कि कैश देने पे भी डिमांड ड्राफ्ट डीडी बना देते थे, लेकिन वो फिर दिक्कत आती है आपको जल्दी जल्दी में बनाने में। तो इसलिए आप कहीं भी, आप जो भी एसबीआई या कहीं भी अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए और एक चेकबुक वहाँ से इशू करवा लीजिएगा। तो ये सब हो गया, ये फॉर्म वगैरह सब आप भर के भेज दीजिएगा। उसके बाद वो लोग मान के चलिए कि आपका 10 दिन के अंदर में वो लोग, या एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में, या 15 दिन कहीं कहीं शॉर्टलिस्ट वगैरह करके आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग, आपका जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनका उसी एपीएस के वेबसाइट पर लिस्ट पब्लिश हो जाता है। और कई बार क्या होता है, लिस्ट पब्लिश नहीं करते, आपको ईमेल या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इंटरव्यू हैज़ बीन, योर इंटरव्यू हैज़ बीन शेड्यूल्ड इन दिस एपीएस और दिस डेट, सो आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा। अब जैसे इंटरव्यू के लिए आप जाइएगा तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप एक चीज़ याद रखिए कि आपका अगर 50% से कम है तो मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको बेकार, मतलब का आपका समय बर्बाद होगा। 50% मार्क्स कंपलसरी है आपका, चाहे आपके बीएड में हो चाहे ग्रेजुएशन में हो, तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा इसका। तो डॉक्यूमेंट में आपके लिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर आप किए हुए हैं तो, बीएड का मार्कशीट, और ये सब चीज़ें मांगा जाता है, सीटेट का मार्कशीट, और ये सब चीज़ें अगर आप कहीं काम कर रखे हो, एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे आप प्राइवेट में काम किए हो या गवर्नमेंट में, सब काउंट होगा। तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर का भी जेरॉक्स उसमें ज़रूर लगाइएगा। तो ये चीज़ें हो गया। और इसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जाइएगा वहाँ पे, पहला काम तो ये हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको भेजते हैं सीधा किस में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम सीपीटी बोलते हैं यहाँ पे। तो आपका चाहे आप पीआरटी हो, किसी के लिए भी आप जाइएगा, पीजीटी, टीजीटी, आपका सीपीटी होगा। और सीपीटी में क्या होता है कि आपको, मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ चैनल पे, आपको मिल जाएगा सीपीटी का, देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, वो सब क्वेश्चन भी बता रखा हूँ। बाकी शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या मेनली पूछा जाता है सीपीटी में। सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाने के बोलेंगे अपने नाम का, उसको डेस्कटॉप पे सेव कीजिएगा। राइट क्लिक करके आपको फोल्डर बनाने, सबको आता ही होगा कि अपने नेम का एक फोल्डर बनाएं। और उसके बाद से आपको करेंगे कि जो भी आपके, जैसे कि 3 चीज़ें रहेगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ों पे आपको काम करने के लिए रहेगा। अब जैसे कि मान के चलिए MS वर्ड में क्या बोल देंगे कि आपको एक स्कूल का पेपर, जैसे एक स्कूल में एग्जाम होने वाला है, आप उसका क्वेश्चन का पूरा एक क्वेश्चन पेपर दे देंगे, बोलेंगे ये क्वेश्चन का सेम उसी फॉन्ट में आप वहाँ पे MS वर्ड में टाइप कीजिए। जितना बोल देंगे कि आप इसका टाइम्स न्यू रोमन रखिए, कैलिब्री बॉडी रखिए, इतना टेक्स्ट होना चाहिए इधर, मतलब आपको उसी सीक्वेंस में टाइप करना है, तो वो आपको एक टाइप करके आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अभी कर सकते हैं प्रैक्टिस थोड़ा बहुत घर बैठ के। MS वर्ड में थोड़ा काम कर लीजिए, टाइप करना, या कुछ पैराग्राफ दे देंगे आपको, है ना, उसमें आपको कुछ भी बोल देंगे कि हेडर इतना रखना है, मतलब कि बॉटम इतना रखना है, या फॉन्ट साइज 14 रखना है, 16 रखना है बॉटम, ये सब। तो ये काम रहता है। दूसरा चीज़ आपको MS वर्ड के अलावा MS एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है, वो समझ लीजिए। एक्सेल में क्या रहेगा कि आपको कोई भी एक मार्कशीट बनाने के लिए बोला जाता है। मार्कशीट मतलब कि क्लास में आपके, अगर सपोज के लिए कि आप 10th के क्लास टीचर हैं, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक मार्कशीट बनाइए। मार्कशीट में आपके नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट और मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखिए, वहाँ पे बगल में परसेंटेज निकालिए उनका, और उसमें एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना रहता है। तो एक्सेल का फॉर्मूला आपको आप थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये सब चीज़ें का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। तो MS एक्सेल में आप इतना काम कीजिए। और इसके अलावा यही सब है, सॉर्टिंग, सब्ट्रैक्ट, ऐड, ये सब फॉर्मूला थोड़ा एक्सेल पे देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो, या यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। MS एक्सेल, MS वर्ड। अब आ जाते हैं MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट आप लोगों को, बहुत लोगों को आता होगा, जिसमें स्लाइड बनाने के लिए बोलते हैं। तो स्लाइड, जैसे कि आप सपोज के लिए किसी भी चीज़ के लिए वाले आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको आजकल तो देखते हैं डिजिटल सब चीज़ें स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि एक, मतलब MS एक्सेल में आपको यही बोलेंगे कि आप 5-6 पेज का कोई चीज़ का स्लाइड बनाइए।
स्लाइड में आपसे क्या बोलेंगे, आपको आना चाहिए एनिमेशन क्या होता है, थीम्स वगैरह, बैकग्राउंड चेंज करने, इस तरह से थोड़ा स्लाइड के बारे में आना चाहिए। तो जैसे सीपीटी हो जाएगा तो आपको फिर भेजेंगे रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट किनका होता है, तो ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी जो लैंग्वेज के टीचर्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी वाले, उनका देखा जाता है, राइटिंग स्किल्स चेक किया जाता है, तो रिटन टेस्ट वो लोग कराते हैं। उसमें आपका कुछ भी देखेंगे, कंप्रीहेंशन, पैसेज, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चंस रिटन टेस्ट होता है। इसके अलावा आपको फिर आपको आगे बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू का जो पैनल होता है, इंटरव्यू में जाना होता है। तो इंटरव्यू में जनरली 7-8 लोगों का, कहीं 10 लोगों का भी मेंबर्स बैठा होता है। इंटरव्यू में कौन कौन रहेगा, तो आर्मी पर्सनल रहेंगे, दो रहेंगे आर्मी पर्सनल, मान के चलिए कर्नल, ब्रिगेडियर या लेफ्टिनेंट रैंक के कोई अच्छे रैंक के ऑफिसर्स रहते हैं, सामने आपके फेस टू फेस बैठेंगे, और एक और कोई आर्मी के रहेंगे वहाँ पे। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर, जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर रहेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है तो वो रहेंगे आपके बगल वहाँ पे। फिर अगल बगल के जो एपीएस से कुछ मेंबर्स आए रहते हैं, प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स हो गए। इसके बाद से साइकेट्रिस्ट होते हैं जो आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि कहीं आप घबरा ज़्यादा तो नहीं रहे इंटरव्यू वगैरह में। तो ये 7-8 लोगों का पैनल रहता है। तो आपको जो आता है कॉन्फिडेंसली वहाँ देना रहता है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। और अब ये होता है, डिपेंड करता है इंटरव्यू कितने देर चलेगा, तो वो आप पे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, वहाँ पे जो पूछ रहे हैं बताइएगा, तो थोड़ा वो लोग ज़्यादा आपसे पूछेंगे, और आपका मतलब ज़्यादा देर इंटरव्यू चल रहा है, मतलब आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी तो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। और आपको नहीं कुछ होगा तो थोड़ा देर आपका फाइल पलटेंगे, और फिर 2-4 मिनट बोलेंगे ओके यू कैन लीव फॉर द डे। तो ऐसा है। तो उसमें इंटरव्यू में आपसे क्या है, तो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको याद रखना पड़ेगा। और हमेशा जो पूछते हैं, बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, और आपसे एनईपी वगैरह हो गया, या कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है कि मैं ये बता दूं यही आ जाएगा। जो बेसिक क्वेश्चन है, ये वाई यू वांट टू ज्वाइन एपीएस, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और सिचुएशन बेस्ड है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्विट कर दोगे, तो ये सब तरह के कुछ क्वेश्चन है। तो ये सब तो सिचुएशन बेस्ड है, एनईपी वगैरह हो गया, या आपके जगह के बारे में कुछ बोल देंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंग्लिश में, मतलब कि 90% चांसेस इंग्लिश में ही रहता है, और हिंदी में बहुत कम ही रहता है। तो अगर आज जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, वो थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस कीजिए, बात कीजिए कि इंग्लिश में थोड़ा बात कर सके, क्योंकि वहाँ पे सीधा जाइएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और ये सब चीज़ें पूछेंगे, आगे भी बोलेंगे कि इंग्लिश में थोड़ा, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। अब मान के चलिए जो हिंदी मीडियम के थोड़ा दिक्कत है, तो आप लोग कम से कम इंट्रोडक्शन वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए, आपका हॉबीज़ वगैरह इन सब के बारे में मेंशन कर लीजिए। जो भी आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें ध्यान से भरिएगा, वो वही सब चीज़ें आपके फॉर्म सामने में रहता है, तो उससे वो लोग पूछते हैं। तो फॉर्म जो भी फिल कीजिएगा, जो वैकेंसी आएगी उसमें ध्यान से भरिएगा फॉर्म। तो ये सब हो गया। इसके अलावा आपका ये सब तो रह गया, और किसी भी टॉपिक पे आपको वो लोग बोल देंगे कि डेमो दीजिए क्लास में, सामने में जाइएगा तो वाइट बोर्ड लगा रहता है, वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाने रहेगा, मार्कर वगैरह रखा रहता है, तो डेमो वगैरह वहाँ पे देने के लिए वो लोग बोलते हैं। तो डेमो में अभी से आप 1-2 अच्छे टॉपिक्स, 2-4 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा, और कुछ भी दे देंगे, कह देंगे कि आपको बीपीटी थ्योरम प्रूव करो, मैथ्स में अगर हैं, साइंस में कुछ भी बोल देंगे, वाटर साइकिल है, या कुछ भी बोल सकते हैं। वो कुछ लिमिट नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फ्रैक्शन है, पीआरटी वाले को बोल देंगे फ्रैक्शन कैसे पढ़ाइएगा, नंबर कैसे इंट्रोड्यूस कीजिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये है। तो अब आपको आगे करना क्या है, तो एक शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ कि पहला काम तो आप सीपीटी की तैयारी करते रहिए। बहुत लंबा तैयारी नहीं होता, आप उसका 5-7 दिन में पढ़ लीजिएगा, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। दूसरा चीज़ है कि इंटरव्यू में आपसे और क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी, सपोज आप अगर 6 to लेके 9-10 का ज़्यादा कवर कर लीजिए, टीजीटी के लिए जा रहे हैं, और 11-12 कवर कर लीजिएगा, पीजीटी के लिए जा रहे हैं। पीआरटी वाले 1 to 5 का कवर कर लीजिए, और टीजीटी में अगर समय है तो 6 से लेके आप 10 तक का कवर कर लीजिए, टीजीटी वाले। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, चैप्टर्स है, वो सब पढ़िए उसको, और यही है। और बाकी आपका वो लोग इंटरव्यू जो होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सिचुएशन को आप वहाँ पे कैसे हैंडल कर रहे हैं, इस पे होता है। ये नहीं कि आप बहुत ही ब्रिलियंट है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा वहाँ पे। बहुत जो मतलब वीक स्टूडेंट, मतलब वीक तो नहीं बोल सकते, जो थोड़ा एवरेज भी है, मीडियम भी है, लेकिन वहाँ पे अगर नर्वस नहीं हो रहे, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है।
और वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप नर्वस रहिएगा, ऐसे ही भूल जाइएगा, क्या बोलना है कुछ और बोलिएगा। तो यही है। और बाकी अब आप अपना तैयारी में जो भी है, तो एक तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहिए और टॉपिक सब कवर कर लीजिए, हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि आप मैथ के लिए जा रहे हैं, टीजीटी मैथ्स के लिए, तो जितने भी चैप्टर हैं, चाहे सर्कल हो, स्टैटिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, मीन मीडियन मोड हो, चाहे कुछ कहीं से भी क्वेश्चंस आता है आपसे, थ्योरम हो गया, बीपीटी और मिड पॉइंट थ्योरम, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला, और तो जैसे भी सब्जेक्ट रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो यही सब है। तो अपने सब्जेक्ट पे आप अच्छे से कमांड रखिएगा, ये हो जाता है। और यही सब है इसका जो प्रोसेस होता है। और भी अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।